चॉकलेट। अरे बिटिया, तुम तो हमको बड़ा उल्लू बनाती हो। दादी, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी चॉकलेट सच में हर बार कौवा ले जाता है। अरे वो नहीं, तुम तो हमको बोल रही थी डिमांड इकोनॉमिक्स में आता है। हाँ, आता है। गलत। मैंने देखा जाके तुम्हारे इंटरनेट पे, वहां पे साफ साफ लिखा था लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड कानून में आता है, लॉ में आता है डिमांड। और मुझे तो ये भी पता है कि मेरी चॉकलेट भी तुम ही खाती हो, देखी थी मैंने तुम्हारे हाथ में। हाँ, तो आप लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछ रहे थे ना, हम उसकी बात करते हैं। डिमांड इकोनॉमिक्स में ही आता है और ये लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। बताती हूँ मैं क्या होता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। आइए देखते हैं क्या कहता है ये लॉ। लॉ ऑफ डिमांड states the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factors constant. तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। अब हम प्राइस के हिसाब से कब मॉनिटर कर पाएंगे डिमांड को? जब बाकी दूसरे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। तो ये जो लाइन है हमारी, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एक फैक्टर को मॉनिटर करने के लिए हमें दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है और इसी लाइन को हम लैटिन में बोलते हैं सिटेरिस पैरिबस। यही जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशनशिप है, इसी को ग्राफ पे दिखाने से हमें मिला था डिमांड कर्व। लॉ ऑफ डिमांड को एक और नाम से जाना जाता है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। अब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। एक शॉपिंग मॉल का एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल डे पे एक मॉल ऐसा दिखता है। थोड़े बहुत लोग तो हर टाइम पे होते हैं, लेकिन अगर उसी मॉल में 60 या 70% की सेल लग जाए तो भाई साहब वहाँ ऐसी लाइन लगती है जैसी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे एटीएम्स के आगे लगी थी। अब एक बार हम इनवर्स रिलेशनशिप को भी समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। किसी भी दो एलिमेंट्स में इनवर्स रिलेशनशिप कब होती है? जब वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस और डिमांड को लेते हैं कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तब उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये उल्टा भी चलता है कि अगर प्राइस बढ़ जाता तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती। अब लॉ ऑफ डिमांड ना एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है। मतलब क्या? मतलब ये कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बता सकता है कि डिमांड कब बढ़ेगी या कब कम होगी, लेकिन कितना प्राइस कम होने पे कितनी डिमांड बढ़ेगी वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाएगा। इसीलिए ये क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव फिनोमिना है। अब लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है कुछ अजम्पशंस पे। क्या होते हैं ये? अरे इतने आसान है, आप देखोगे ना हंस दोगे। आपको याद है हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से याद है। हाँ, तो उन्हीं में से हमारा फर्स्ट फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इसके बारे में तो लॉ ऑफ डिमांड खुद ही बात कर रहा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप। बचे बाकी के सारे फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ डिमांड ने क्या कहा था? कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो बस यही है हमारे assumptions, that there is no change in the other factors। मतलब no change in the price of substitute goods, no change in the price of complementary goods, no change in the income of the consumer, no change in taste and preferences of the consumer, and no change or no future expectation of change in price in the future। सब के आगे no change लगा दो, हो गए तुम्हारे assumptions। अच्छा, पर ये बताओ ये इनवर्स रिलेशनशिप ही क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है और काफी इम्पोर्टेंट भी। आइए देखते हैं क्यों होता है लॉ ऑफ डिमांड। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। पहला हमारा रीजन आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डीएमयू। ये क्या कहता है? मान लो आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो, वो आपको समोसे ऑफर करते हैं। आप पहला समोसा खाते हो क्योंकि आपने बहुत दिन बाद खाया है, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, एकदम मजा आ जाता है, तो आप एक और ले लेते हो। उससे पहले वाले समोसे जितनी थोड़ी मिलेगी, अब तो आपका थोड़ा सा पेट भी भर गया है, तो आपको पहले वाले समोसे से कम सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसी तरह आप तीसरा खा लो, मान लो चौथा भी खा लिया और पांचवा उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया,
तो हर एडिशनल समोसे को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही थी वो पिछले समोसे की कंपैरिजन में कम होती जाएगी। और यही था हमारा लॉ ऑफ DMU कि जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे आपको हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी यानी कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। अब ये यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, देखो फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट हमारी यूटिलिटी कम हो रही है और प्राइस वही रह रहा है ना। अब एक टाइम आएगा जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस की जितनी होगी और उस पॉइंट पर आकर आप अपना कंजम्पशन रोक दोगे क्योंकि आप यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इस टाइम पे किसी कंज्यूमर का कंजम्पशन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अब यूटिलिटी तो कम होने ही वाली है, उसको हम रोक नहीं सकते, वो तो लॉ है। हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइस को कम कर सकते हैं। अब अगर कोई 10 रुपीज की चीज 8 में मिलने लग जाएगी तो आप उससे 10 रुपीज जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे ना, आप सिर्फ 8 रुपीज जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगे और इसीलिए आपको 8 रुपीज के इक्विवेलेंट मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी चल जाएगी। तो आप ज्यादा गुड्स कंज्यूम करके आओगे यानी कि उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। नीड फॉर कंजम्पशन ऊपर जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगी, सीधी बात है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, मान लो हमारा प्रोडक्ट है अमूल ताजा यानी कि अमूल का टोन्ड मिल्क, उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, मदर डेयरी का टोन्ड मिल्क। मान लेते हैं कि दोनों का प्राइस इस वक्त ₹23 पे है तो दोनों की ही एक सर्टेन लेवल ऑफ डिमांड होगी। अब अगर हमारी कमोडिटी अमूल का प्राइस 23 से बढ़ के 24 हो जाता है तो अमूल के कस्टमर्स को लगेगा कि मदर डेयरी ज्यादा सस्ता है, तो वो लोग अमूल की जगह मदर डेयरी खरीदने लग जाएंगे क्योंकि मदर डेयरी सस्ता पड़ रहा है। और इसी तरह से अमूल की डिमांड कम हो जाएगी और मदर डेयरी की ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, अमूल का प्राइस बढ़ा इसलिए उसकी डिमांड कम हो गई। अगर उल्टा हुआ होता तो अमूल का प्राइस कम हो जाता और उसकी डिमांड बढ़ जाती क्योंकि मदर डेयरी के कस्टमर्स को लगता कि अमूल सस्ता मिल रहा है तो वो यहाँ पे आ जाते। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं इनकम इफेक्ट पे। अब क्या होता है ना, इनकम को हम दो टर्म्स में देख सकते हैं, एक तो होती है नॉमिनल इनकम और दूसरी होती है रियल इनकम। अब नॉमिनल इनकम को हम नंबर्स की टर्म्स में देखते हैं, जैसे 20 रुपीज का नोट तो 20 रुपीज है तुम्हारी इनकम। लेकिन जो रियल इनकम होती है उसको हम देखते हैं परचेजिंग पावर की फॉर्म में। अब इसका हमारे टॉपिक से क्या रिलेशन है, देखो मान लो हमारे पास 20 रुपीज है और हम मंच खरीदने के लिए शॉप पे जाते हैं। अब मंच का प्राइस है 6 रुपीज, तो क्या होगा 20 रुपीज में हम 3 मंच ले पाएंगे और 2 रुपीज हमारे पास बच जाएंगे, 6 3 18। लेकिन अगर मंच का प्राइस ₹5 हो जाता है तो उसी 20 रुपीज में हम 4 मंच ले पाएंगे क्योंकि 5 4 20, हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचेगा लेकिन हमारे पास 4 मंच आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब मंच का प्राइस 6 रुपीज था तो सिर्फ 3 मंच की डिमांड थी, लेकिन जब मंच का प्राइस 5 रुपीज पर चॉकलेट हो गया तो उसकी डिमांड 4 चॉकलेट्स की हो गई। इस तरह से यहाँ पे हमारी नॉमिनल इनकम सेम रहते हुए भी हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल कस्टमर्स। ये कहता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है उसे और ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाते हैं और इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ती है। जैसे कि नया iPhone 12 Pro ले लो, अब जब उसकी प्राइसिंग 1,20,000 पे है तो एक बहुत ही लिमिटेड सेक्शन ऑफ लोग हैं जो कि उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका प्राइस थोड़ा कम रखा जाए तो और भी थोड़े से लोग होंगे जिन्होंने अपने फोन के लिए बजट 1 लाख तक का रखा होगा, वो लोग भी इसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो iPhone 12 Pro की डिमांड रिलेटिवली 100K वाले प्राइस पे ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर उन्होंने 90K रखा होता तो थोड़े और लोग होते जो अफोर्ड कर पाते, या 80K रखा होता तो और भी लोग अफोर्ड कर पाते। अब जो 120K में ले रहा था वो बंदा तो अभी भी ले ही सकता है ना उसको, बाकी के लोग ऐड होते जाते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आपकी कमोडिटी और अफोर्डेबल होती जाती है या उसका प्राइस और कम होता जाता है उसके कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंट यूजेस। ये हमारा रीजंस का लास्ट पॉइंट है। बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं जिनके अलग अलग यूजेस होते हैं। मिल्क को ले लेते हैं, मिल्क का क्या होता है, मिल्क से हम चाय बनाते हैं, हम मिल्क शेक्स बना सकते हैं, सुबह सुबह बॉर्नवीटा मिक्स करके पी सकते हैं, उसकी दही बनती है, बटर बनता है, मिठाई, आइसक्रीम, बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब मान लो कि मिल्क का प्राइस पहले था ₹23, तो किसी हाउस होल्ड में उसे चाय बनाने के लिए और बॉर्नवीटा पीने के लिए यूज किया जाता था। अब
मार्केट में प्राइसेस चेंज हुए और उसका प्राइस 23 से हटके 20 हो गया, तो उस हाउस होल्ड को क्या लगेगा कि देखो 10 रुपीज का दही का ये छोटा सा बॉक्स आता था, उसकी जगह मैं 20 रुपीज के दूध की थैली लाके उससे दही जमा लेता हूँ, मेरी इससे डबल से ज्यादा दही जम जाएगी। तो यहाँ पे मुझे मिल्क यूज करके दही बनाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा रादर देन बाहर से जाके दही लेके आना। इससे बढ़िया मैं एक एक्स्ट्रा थैली मिल्क ले आऊँ ना। इसी तरह से बटर का भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जिन कमोडिटीज के अलग अलग कई सारे यूजेस होते हैं, उनका जब प्राइस कम हो जाता है तो हम उसके ज्यादा यूजेस एम्प्लॉय करने लगते हैं। इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर क्या सोचेगा कि भाई चाय भी मैं दिन में 2 बार की बजाय एक ही बार पी लूंगा, दूध बहुत महंगा हो रहा है। तो कंज्यूमर अपनी कमोडिटी का यूज लिमिट कर देगा और उसकी डिमांड गिर जाएगी। तो हमने क्या क्या रीजंस देखे? फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, थर्ड, इनकम इफेक्ट, फोर्थ, एडिशनल कस्टमर्स एंड फिफ्थ, डिफरेंट यूजेस। यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट है ना, इन दोनों को साथ में लिया जाए तो इन्हें प्राइस इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि बाकी सब तो जनरल पॉइंट्स हैं, लेकिन प्राइस इफेक्ट मेजरली इन दोनों से ही बनता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। तो क्या ये लॉ हमेशा काम करता है? अब हमेशा तो दादी शाहरुख खान की पिक्चर भी नहीं चलती, कुछ तो एक्सेप्शन होते ही हैं। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे प्राइस और डिमांड की इनवर्स रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलती है। उसमें सबसे फेमस है हमारा गिफिन गुड्स। अब इसकी क्या कहानी है मैं आपको बताती हूँ। सर रॉबर्ट गिफिन ने एक बार ब्रिटेन में ये बात नोटिस की थी। उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया लो वेज अर्नर्स को। सर रॉबर्ट गिफिन ने क्या देखा कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो इन वर्कर्स ने और ज्यादा ब्रेड खरीदना शुरू कर दिया, और जब प्राइस कम हुआ तो उल्टा ब्रेड कम खरीदने लग गए। अब उन्हें तो बड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने बाद में पूरा दिमाग लगाया, पूछताछ की, तो उन्हें समझ आया कि ये जो वर्कर्स थे इनकी मेन डाइट तो ब्रेड पे थी, बाकी ये मीट या फिर दूसरे एक्सपेंसिव फूड आइटम्स कभी कभी टेस्ट के लिए खरीद लिया करते थे, तो उनके लिए मीट लग्जरी जैसा था। अब जब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो उन्हें पेट तो भरना है अपना, तो उन्हें अपना मीट का कंजम्पशन कम करके उसमें से पैसे बचा के वो ब्रेड खरीदने में लगाने पड़े, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट जितना ब्रेड तो खरीद ही पाए, उसके अलावा जितना उन्होंने मीट सैक्रिफाइस कर दिया उतना ब्रेड और खरीद पाए, ताकि पेट तो भरे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तो ब्रेड का कंजम्पशन उल्टा बढ़ गया। सिमिलरली जब उनका प्राइस कम होता था ब्रेड का, तो वो जाके सस्ते में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ब्रेड तो लेके आ जाएंगे, बाकी जो पैसे बच गए उससे वो नॉर्मल से ज्यादा मीट या दूसरी लग्जूरियस फूड आइटम्स खरीद पाएंगे। अब क्योंकि वो मीट ज्यादा खरीद रहे हैं तो एनीवेज वो ब्रेड थोड़ा कम ले सकते हैं, क्योंकि पेट तो मीट से भी भर जाएगा। तो इस तरह से ब्रेड का प्राइस कम होने से ब्रेड का कंजम्पशन भी कम हो जाता था। इस तरह के स्पेशल काइंड ऑफ गुड्स जो कि इंफीरियर हैं थोड़े से, लेकिन उससे ज्यादा नेसेसिटी है, उन्हें हम लोग गिफिन गुड्स बुलाते हैं। उनपे ये वाला पूरा प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गिफिन गुड्स आर द काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल्स विद अ डिक्रीज इन प्राइस। समझे? अब हम ओवरऑल एक्सेप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट तो हमारा गिफिन गुड्स है, वो हमने देख लिया। सेकंड आते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स, यानी कि कुछ चीजें जो होती हैं वो हाई प्राइस ही अच्छी लगती है। अब जैसे गुची के बैग्स लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि लोगों को अपना एक स्टेटस मेंटेन करना होता है, बाकी लोगों को पता चलना चाहिए कि आप गुची अफोर्ड कर सकते हो। अब अगर इनका प्राइस नीचे गिर जाएगा तो सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे, फिर आप क्यों जाके खरीदोगे? तो जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं वो महंगे होते हैं, तो ही उनकी डिमांड होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फियर ऑफ शॉर्टेज। अब ये तो हमने सैनिटाइजर्स के केस में मार्च 2020 में बहुत अच्छे से देख लिया था। सैनिटाइजर्स अपने से डबल या ट्रिपल प्राइसेस में बिक रहे थे, लेकिन फिर भी मार्केट में गायब थे। लोगों को लगा कि आगे जाके खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अभी सारे खरीद लिए। तो सैनिटाइजर्स का प्राइस बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी मार्केट में डिमांड कम ही नहीं हो रही थी। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फैशन रिलेटेड गुड्स या नेसेसिटीज का। अब जो लोग फैशन के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, वो जिस टाइम पे प्लाजो डिमांड में है तभी तो प्लाजो खरीदेंगे ना। अब उसके सस्ते होने का वेट करेंगे तो तब तक तो ट्रेंड चला जाएगा। या फिर नेसेसिटीज देख लो। अब अगर किसी को से 102 का फीवर है और वो क्रोसिन खरीदने जाता है, तो वो प्राइस थोड़ी देखने बैठेगा, वो एक नेसेसिटी गुड है और उस टाइम पे अर्जेंसी है, तो वो किसी भी प्राइस पे क्रोसिन खरीद ही लेगा। तो क्रोसिन की एक कांस्टेंट डिमांड रहेगी। अब नेसेसिटीज में हम सीजनल गुड्स को भी ले सकते हैं, जैसे अम्ब्रेला हो गई। अब मुंबई के मॉनसून में तुम टिक के दिखाओ बिना अम्ब्रेला के, यहाँ तो आधी बार उसके बाद भी भीग जाते हैं।
अब जब मॉनसून चल रहा है और आपकी अम्ब्रेला टूट गई है तो आप नई अम्ब्रेला उसी टाइम पे लेने जाओगे, चाहे वो कितनी महंगी मिल रही हो, राइट? तो ये थे हमारे कुछ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये चीजें लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं। गिवन गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज एंड फैशन रिलेटेड गुड्स एंड नेसेसिटीज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड के डेरिवेशन पे कि भाई हम कैसे मान ले कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। चलिए देखते हैं। अब इसको डिराइव करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पर हम दोनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले तरीके देखते हैं। फर्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। अब हमें पता है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है, जब किसी भी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के इक्वल होती है। मतलब कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करता जाएगा जब तक उसे अपने लास्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी उसने जितना प्राइस पे किया है उसके जितनी नहीं होती। तो क्या होगा अगर प्राइस गिर जाएगा? When price falls, marginal utility of the last unit of commodity consumed will be more than the price। यानी कि हमने जो प्राइस पे किया है उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है अभी, तो हम और कंज्यूम करते रहेंगे जब तक कि हमारी सेटिस्फैक्शन प्राइस की जितनी नहीं हो जाती। That means we will buy more, यानी कि प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है। Similarly, when price rises, marginal utility from the commodity will be less than the price। मतलब कि हमें उस कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो हमने प्राइस पे किया है उससे काफी कम मिल रही है। तो फिर हम प्राइस पे क्यों करेंगे उतना? हम अपना कंजम्पशन कम कर देंगे। हमें एटलीस्ट उतनी तो सेटिस्फैक्शन चाहिए होगी ना जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं। सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। तो जब प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाता है और हमारी उस कमोडिटी के लिए डिमांड कम हो जाती है। ये तो था एक सिंगल कमोडिटी के केस में। अब आते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि टू कमोडिटीज की बात करता है। वो क्या कहता है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो दोनों कमोडिटीज का इक्वल हो। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हमें 1 रुपी के लिए कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। जब दोनों गुड्स से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी तब हम अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देंगे, क्योंकि तब हम इक्विलिब्रियम पे होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? व्हेन प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, तो हमें एक्स के लिए कम पैसे भर के भी सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी। तो फिर एक्स का सेटिस्फैक्शन पर रुपी वाई से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कम खर्चा हो रहा है एक्स में, और हम वाई का कंजम्पशन वहीं पे रोक के एक्स को और कंज्यूम करते रहेंगे जब तक कि उसकी सेटिस्फैक्शन पर रुपी वाई के बराबर नहीं आ जाती। तो यहाँ पे ओवरऑल जब एक्स का प्राइस गिरा तो उसकी डिमांड बढ़ गई या उसका कंजम्पशन बढ़ गया। सिमिलरली जब एक्स का प्राइस बढ़ता है तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं। मतलब पर रुपी सेटिस्फैक्शन हमें एक्स में वाई से भी कम मिल रहा है, तो इसलिए हम एक्स का कंजम्पशन कम कर देंगे और वो पैसे यूज करके वाई का कंजम्पशन बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगेन एक्स का प्राइस राइज हुआ तो उसका कंजम्पशन कम हो गया, यानी कि उसकी डिमांड कम हो गई। ये दो तरीके होते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के। ये हमारे आज के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो दादी आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption of law of demand? A. Price of substitute goods do not change. B. Income of consumers remains the same. C. There is no change in tastes and preferences of the consumers. Or D. That the price of the given commodity does not change. बोलो बोलो। देखो, assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर आते थे। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड वाला आएगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी आएगा। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी ही तो है लॉ ऑफ डिमांड में। अरे वाह, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंड्यूसेस हिम टू buy more of a commodity whose prices have fallen. This is known as A. Inducement effect, B. Substitution effect, C. Income effect और D. Utility effect। बताओ। कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ने से हाँ, वो प्राइस गिरने वाली कमोडिटी को ज्यादा खरीदता है। ये तो इनकम इफेक्ट है। पक्का लॉक कर दिया जाए? अरे लॉकी टिंडा जो करना है करो, आंसर तो इनकम इफेक्ट ही है। सी। चलिए देखते हैं, और सही जवाब। बहुत बढ़िया। चलिए अब समरी देख लेते हैं। हमने पहले देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की इनवर्स रिलेशनशिप को। कब? जब बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो, ceteris paribus। नेक्स्ट हमने देखे थे इसके assumptions, जिसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के बाकी के सारे
सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होता है, बस यही बात बताई हुई थी। फिर है रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, जो कि थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर्स और डिफरेंट यूजेस। हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट मिलके बनते हैं प्राइस इफेक्ट। और लास्ट हम आ गए थे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पे। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड दोनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मेथड से डिराइव हो सकता था। फर्स्ट वाज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, जो कि सिंगल कमोडिटी के केस में यूज होता है, और दूसरा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जब दोनों कमोडिटीज से पर यूनिट सेटिस्फैक्शन सेम मिलती हो। हमने इन दोनों में देखा कि प्राइस के बढ़ने और घटने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये थी आज की समरी। चलो इसी बात पे लड्डू खाओ। दादी वो चॉकलेट मिल सकती है क्या? मैं तो ना लड्डू ही दे रही हूँ, लेना है तो लो वरना जाओ। लड्डू इट इज, ला दो। अरे अरे ये तो भाग गई लड्डू खाने। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर पसंद आई तो लाइक मारो, तनिक सब्सक्राइब करो। क्या रूखा सूखा वीडियो देख के चले जाते हो? और जाके अपने दोस्तों को भी बताओ, परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है। और क्या होता है वो? हैप्पी स्टडीइंग, बाय बाय। अरे मेरे लिए भी लड्डू छोड़ दे।